बार बार इंदिरा गांधी से क्यों जोड़ा जाता है नरेंद्र मोदी को? यू आर नॉट डिफाइंड बाय द साइज ऑफ यू बट द वॉर इन यू। तो मुझे, अगर मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी हूं तो मुझे बहुत डर लगना चाहिए नीतीश कुमार के। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार उनसे अलग हो जाए। मैं मानता हूं कि अमित शाह को इस बात का घमंड होगा कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। बिहार में अगर ये सारे दल एक साथ एक मंच पर आ जाते हैं तो आप मानिए ना मानिए, नीतीश कुमार घोषित हो जाएंगे अघोषित पीएम कैंडिडेट। गेम बड़ा है में आपका स्वागत है, जहां पर्दे के पीछे जो राजनीतिक जो हलचलें होती हैं और उसके जो परिणाम होते हैं उसके बारे में आपको हमारे संपादक डॉक्टर मनु मिश्रा बताते हैं। बता दें कि इस वक्त जो बड़ी खबर यही है कि 17 से 18 मई के लगभग देश के तमाम विपक्षी पार्टियों के दिग्गज जो है वो बिहार आ सकते हैं। कर्नाटक चुनाव 10 मई को होना है, 13 को परिणाम आएंगे और उसके बाद सबका आना पटना होगा। बता दें कि नीतीश कुमार की मुलाकात आपको याद है खड़गे से हुई, राहुल गांधी से हुई। राहुल गांधी ने स्वागत भी किया था। फिर ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को ममता बनर्जी भाव नहीं देंगी, उनसे जाकर मिल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हो जाती है। फिर जो वाम दल हैं उनके तमाम दिग्गज नेताओं से मुलाकात होती है। ललन सिंह, हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं। अब उसके बाद जो विधान परिषद है उनके जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, हमने कल ही खबर में आपको बताया कि उनकी मुलाकात जो है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हुई। अब खबर है कि नीतीश कुमार नवीन पटनायक से मिलने जाएंगे जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, काफी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। यानी कुल मिलाकर 17 से 18 मई को लगभग जो यहाँ कार्यक्रम होना है उनमें अब कोशिश है कि देश के तमाम जो विपक्षी पार्टी के दिग्गज हैं उनको बुलाया जाए। और फिर इनकी वजह से मोदी शाह की नींद क्यों उड़ी हुई है और इनको तेजस्वी यादव के ताजपोशी से क्यों जोड़ा जा रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है कि जैसे शुरुआती दौर में मजाक उड़ाया जा रहा था कि जिनकी पार्टी खुद तीसरे नंबर की है उनको कौन पूछेगा, ममता बनर्जी नहीं पूछेंगी, लेकिन नहीं लग रहा कि अब धीरे धीरे करके जो लालू और नीतीश की जोड़ी है उन्होंने अपने खेमे बनाना शुरू कर दिया है। देखिए, जब प्रभुराम अपनी सेना के साथ बढ़ रहे थे लंका की तरफ तो सामने एक बहुत विशाल समुद्र था, दूर दूर तक उसका छोर नजर नहीं आ रहा था। तो बहुत लोग, ऊपर के पशु पक्षी, आसपास के जीव जंतु सभी मजाक उड़ा रहे थे कि अरे बताओ यार, इतना छोटा सा लेके सेना और इतना बड़ा विशाल हेती को पार करने जा रहा है। पार कर भी गया तो उससे इंतजार कौन कर रहा है इसको पता है लोगों को। वो रावण रहता है उधर, रावण अकेले काफी है तुम लोगों के लिए। लेकिन फिर भी जो राम की सेना है वो लगातार प्रयत्न कर रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी कि कुछ ऐसा कर दिया जिससे इसको पार किया जा सके समुद्र को। पूजा पाठ सब कुछ उन्होंने किया, समुद्र देवता खुश हो जाए, कुछ नहीं काम कर रहा था। अंततः आपको पता होगा कि छोटी सी गिलहरी आई और वो अपने पीठ पे पानी लगाकर उस पर बालू लपेट के और जाकर धीरे धीरे एक एक करके गिराना शुरू कर दी राम सेतु बनाने के लिए। जब उसके प्रयास को देखा वानर सेना ने और बड़े बड़े योद्धाओं ने जो राम के साथ खड़े थे, उन्होंने उन्हें बड़ा शर्म आया कि हम बैठकर सोच ही रहे हैं कि कैसे होगा, हम सोचते हुए ही थक रहे हैं और एक छोटी सी गिलहरी आकर बनाने लगी। तो ये कहना कि कोई छोटा है, कोई तीसरे नंबर का है, कोई चौथे नंबर का है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। दो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि दो अगर अलग अलग केमिकल्स को मिलाया जाएगा तो रिएक्शन हो सकता है। लेकिन कई बार दो केमिकल्स रिएक्ट करना चाहते हैं लेकिन साथ रखने के बावजूद रिएक्ट नहीं करते हैं। ऐसे में क्या उपयोग किया जाता है? कैटलिस्ट, कारक। और जैसे ही कैटलिस्ट दोनों में मिलाया जाता है क्या होता है? एक भयंकर रिएक्शन। बारूद रखा रहता है और उसके साथ फास्फोरस रखा रहता है एक ही ग्रेनेड में। दोनों आपस के आसपास ही हैं लेकिन फटते नहीं हैं। करते क्या है आप? पिन खींचते हैं। पिन खींचते हैं तो एक केमिकल जाकर गिरता है दोनों के बीच में और फिर आग लगती है। फिर क्या होता है? तबाही, धमाका, विस्फोट। और यही विस्फोट नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है लालू के साथ मिलने की बात। निश्चित तौर पर नीतीश और लालू साथ रहेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। नीतीश, विपक्ष सब कुछ साथ रहेंगे, माफ कीजिएगा, लालू, कांग्रेस सब साथ थे, रिएक्ट नहीं कर रहे थे। पूरा विपक्ष एकजुट था लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहा था। जैसे ही इस केमिकल कंपोजिशन में जैसे ही डाला गया नीतीश कुमार को, विस्फोट। सभी ने कहा कि ना नीतीश कुमार तो बहुत छोटे हैं। ये आज भी मानते हैं, केजरीवाल मानते हैं, अखिलेश यादव मानते हैं, मायावती मानती है, ममता बनर्जी मानती है, साउथ के नेता मानते हैं, सभी मानते हैं। लेकिन केसीआर तक मानते हैं। केसीआर जिनका कहीं दूर दूर तक नीतीश के सामने कुछ नहीं है, वो भी मानते हैं कि नीतीश कुमार से छोटे हैं।
लेकिन नीतीश कुमार ने जो ध्येय उठा लिया है, जो लक्ष्य है नीतीश कुमार का, वो कितना बड़ा है। यू आर नॉट डिफाइंड बाय द साइज, यू आर नॉट डिफाइंड बाय द साइज ऑफ यू बट द वॉर इन यू। आप अपने अंदर कितना बड़ा युद्ध लेकर चल रहे हैं, कितना बड़ा ध्येय लेकर चल रहे हैं, ये आपको डिफाइन करता है। ये नहीं कि आप कितने छोटे हैं। बाबा साहब कितने छोटे थे, कद काठी कितनी छोटी थी, कितना बड़ा ध्येय था उनका। महात्मा गांधी कितने छोटे थे, लगता था कि मैंने कि कोई मुट्ठी में समेट लेगा उनको, कितना बड़ा कांड किया। भगत सिंह बहुत बड़े पहलवान तो नहीं थे, क्या किया उन्होंने, अंग्रेजी हुकूमत को एक बार में ही ऐसा कैटलिस्ट बने कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ गया। तो इतने बड़े मैंने लड़ाई का अगर कोई कैटलिस्ट नीतीश कुमार जैसा हो सके तो निश्चित तौर पर देखिए, नीतीश में बिहार को लेकर बहुत सारी कमियां हैं। मैं बहुत बड़ा उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन नीतीश कुमार ने आज तक जिस भी राजनीतिक लक्ष्य पर अपनी नजर टिका दी है, आपके दिखाए हुए रास्ते पर नहीं, खुद से उस लक्ष्य से आप हट जाइएगा, नीतीश कुमार नहीं हटेंगे। ये मैंने देखा है उस व्यक्ति में। तो मुझे, अगर मैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी हूं, तो मुझे बहुत डर लगना चाहिए नीतीश कुमार के इस प्रयास से। मुझे डर केवल नीतीश कुमार से नहीं होगा, मुझे डर नीतीश कुमार के इस हठधर्मिता से होना चाहिए, इस हठ योग से होना चाहिए कि उसने तय कर लिया है कि वो भाजपा को हटा कर रहेगा। और आप स्वभाव के विपरीत नीतीश कुमार का ईगो बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार अगर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होते हैं तो वो आज से बहुत पहले ही नरेंद्र मोदी से जाकर उनके दरवाजे पर खड़ा होकर पीठ पे हाथ रख के कि हम आ रहे हैं ये कह कर आते हैं। लेकिन इस बात को कहने का उन्होंने तरीका दूसरा निकाला, क्योंकि वो बिहार में कमजोर है, तीसरे नंबर की पार्टी है, तो उन्होंने इस बात को दूसरे तरीके से नरेंद्र मोदी को कहने के लिए कहा, इशारा तैयार की है। और उन्होंने कांग्रेस से मुलाकात करके, केजरीवाल से मुलाकात करके, एक एक करके विपक्ष के जितने नेताओं से मुलाकात उनकी हो रही है, वैसे वैसे जैसे रावण सोता था तो रावण के सपने में एक एक कहानी आती थी, और सुबह उठकर बताता था अपनी पत्नी को कि बताओ कल रात में मैंने देखा कि मुझे युद्ध में किसी ने पराजित कर दिया, बहुत कमजोर व्यक्ति ने। तो नहीं, आपका पराक्रम है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उनकी पत्नी जानती थी कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो नश्वर नहीं है। और यही कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को एहसास होता होगा धीरे धीरे। मैं मानता हूं कि अमित शाह अभी भी भ्रम में होंगे, मैं मानता हूं कि अमित शाह को इस बात का घमंड होगा कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास इस वक्त हर तरीके का क्षमता है, साम दाम दंड भेद सब लगा सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता हूं कि जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसे ये एहसास नहीं हो रहा होगा कि दूर नेपाल में कहीं पृथ्वी हिलना शुरू हो गई है। नेपाल में भूकंप आता है, बिहार हिलने लगता है। नेपाल में सेंटर ऑफ वो ग्रेविटी ऑफ होता, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिस्मिक सेंटर, और कहाँ हिलता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा दिल्ली तक थरथराने लगता है। तो बिहार में भूकंप आ रहा है इतना बड़ा और दिल्ली थरथराएगा नहीं। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती होंगी कभी कभी रात में, सोचते होंगे कि यार नीतीश कुमार कुछ प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज से 1 साल पहले जो बयान दिए थे उसमें भी मैं डर महसूस कर सकता हूँ। देखिए, मैं भी राजनीति को बहुत बहुत गंभीरता से समझ रहा हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसका प्रोफेसर हूँ, मैं तो उसका स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता है। मैं रोज उन समस्याओं को देखता हूँ, झूलता हूँ, और फिर उन समस्याओं से निकलता हूँ खुद को बाहर, बिना किसी टीचर और बिना किसी प्रोफेसर के मदद के। मैं खुद अपने आप को उन समस्याओं में डालता हूँ और फिर राजनीतिक समस्याओं से बाहर निकालता हूँ, तो मुझे बेहतर पता है कि कौन किस परिप्रेक्ष्य में क्या बोल रहा है। नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि परिवारवाद के खिलाफ सबसे बड़ा तमाचा नीतीश कुमार है और नीतीश सच्चे समाजवादी हैं, तो इसका सबसे बड़ा जानते हैं कारण क्या था? वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार उनसे अलग हो जाए, वो चाहते थे कि 24 तक नीतीश कुमार को बांध कर रखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना जो लक्ष्य है उस वक्त ही इतना बड़ा कर लिया था कि नीतीश कुमार को, आपको याद होगा हमने पंचनामा में कई बार ये बात कही थी, नीतीश रोना चाहते हैं, बहाना मारेंगे कि आंख खुदा गया। वो ये 100% तय है कि वो भाजपा को छोड़ेंगे, उन्हें बस बहाना चाहिए, और वो बहाना कहीं ना कहीं ये जो आपसी द्वंद्व था, या भाजपा ने कभी खुल के थोड़े कहा कि मैं अपना सीएम देने जा रहा हूँ, नीतीश कुमार ने उसको खुद ही इम्प्लांट कर दिया मीडिया में। और फिर
उन्होंने उस एक बहाना निकालकर उसको ध्वस्त कर दिया उस समीकरण को। अब क्या है, तो देखिए अब ये है कि आपने सही कहा कि एक तरफ देवेश चंद्र ठाकुर जाकर मिल रहे हैं विपक्ष के नेताओं से, एक तरफ आप देख रहे हैं कि ललन सिंह खुद जाकर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, नीतीश कुमार, संजय झा सभी जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इन अश्वमेध के घोड़ों को छोड़ने का मकसद क्या हो सकता है? दो ही हो सकता है, या तो अपने पराक्रम पर नीतीश कुमार को 100% भरोसा है, या नीतीश चाहते हैं कि किसी भी शर्त पर लड़ाई अब हो। नीतीश युद्ध चाहते हैं, नीतीश जानते हैं कि इसमें से किसी घोड़े को कोई पकड़ लेगा, और जैसे ही कोई पकड़ता है क्या होगा? महायुद्ध। वो युद्ध जो शायद नरेंद्र मोदी के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा चुनौती हो सकता है। आप देखिए किस तरीके से देश लग रहा है कि तैयार हो गया है नरेंद्र मोदी के आगे देखने के लिए। आप ये पहलवानों के संघर्ष को देखिए, आप सत्यपाल मलिक के बयानों को देखिए, आप बड़े बड़े जो इस देश के विख्यात अडानी घोटाला देश के विख्यात जो अर्थशास्त्री हैं, जो नीति नियोजक हैं, उनकी बातों को सुनिए, रघुराम राजन की बात सुनिए, आप सबकी बात सुनिए ना। सभी यही बात कर रहे हैं कि हम आपातकाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपातकाल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपकी पॉपुलैरिटी घट रही है एक नेता के तौर पर, एक कुशल नेतृत्वकर्ता के तौर पर और देश चलाने वाले के तौर पर, तो आप आपातकाल या गैग करके लोगों की आवाज को आप लोगों को चुप नहीं करा सकते हैं। जनता घरों में है तब तक ठीक है, जनता सड़कों पे आ जाएगी तो आपकी तमाम पुलिस, तमाम ताकत, तमाम गैगिंग रिफ्लेक्स सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप रोक नहीं पाइएगा। कई बार ऐसे आंदोलन हुए हैं और इस देश में भी हुआ है। बार बार इंदिरा गांधी से क्यों जोड़ा जाता है नरेंद्र मोदी को? जिस तरीके से अघोषित आपातकाल की ओर देश बढ़ रहा है और जो डर केंद्र में बैठे हुए लोगों के जहन में महसूस किया जा रहा है, उसे रोक पाना और उसके प्रतिफल के तौर पर जो जनता का आक्रोश दिखने वाला है वो रोक पाना संभव नहीं है। आप जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरीके के स्वांग करते हैं। बिहार में बागेश्वर धाम बाबा का आना किसी की आस्था का विषय हो सकता है, हमें उससे क्या लेना देना। बिहार में अगर कोई इंडस्ट्री लेकर आता तो हम बड़ा स्वागत करते उसका। बिहार में दसों हजार लोग की नौकरी का व्यवस्था, या फिर कर्नाटक में सर ये बयान देना कि बजरंग दल पे बैन करने को बजरंगबली से जोड़ दिया गया कि कांग्रेस बजरंगबली को ताने में कैद रखना चाहती है। तो यहाँ मैं एक बात बोल दूं, बहुत लोग कल से मैं देख रहा हूँ बोल रहे हैं मैं गुलाब जामुन अगर का विरोध करता हूँ तो मैं गुलाब का विरोध कर रहा हूँ। गुलाब जामुन और गुलाब में कोई दूर दोस्ती है क्या दूर दूर तक? ये लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। ना तो इस्लामिक कट्टरपंथ कहीं दूर दूर तक किसी काम का है, डब्बे में डालिए कचड़े के उसको, और ना दूर दूर तक सनातन के नाम पे जो ठगी चल रहा है इसको दूर दूर तक कहीं सनातन से जोड़ने की आवश्यकता है, कचरे में डालिए इसको। ये अगर किसी 10-50 लोगों की आस्था ये है कि सूरज चंद्रमा है और चंद्रमा सूरज है, तो हम अब कौन होते हैं उनकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला? उन्हें मानने दीजिए वो बात, भस्म हो जाए सूरज में खड़े होकर रात की तरह, हमें उससे क्या लेना देना? 10 लोगों की आस्था उनकी आस्था होगी, हमारी आस्था नहीं हो सकती है। अगर एक हिंदू के तौर पर आपको लगता है कि बागेश्वर धाम का विरोध करके कोई आपका विरोध कर रहा है या आपके भगवान का विरोध कर रहा है, तो या तो आप कमजोर हैं, आपकी आस्था कमजोर है, आपके भगवान कमजोर है। ये इस भ्रम में पढ़ना ही नहीं है, इस चर्चा में पढ़ना ही नहीं है। हम वापस विषयांतर में बार बार हो रहा हूं, मैं विषय पे आना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इस बात को समझ लीजिए कि विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को बिहार में बुलाकर नीतीश कुमार फ्लेक्सिंग करेंगे। लड़ाई से पहले आप देखेंगे कि आधा घंटा 1 घंटा पूरा लगता है। और मुझे लगता है कि तमाम नेताओं का बिहार आना ही इस बात का संकेत होगा कि नीतीश कुमार इनके नेता है। तो पुराने फिल्मों में आप देखते होंगे कि हीरो से लड़ने जब बहुत खतरनाक कोई विलन आएगा तो पूरा आधा घंटा पहले बॉडी बनाता था। हीरो बैठा वहाँ खड़ा है, दर्शक को दिखाया था पहले कि एक्सरसाइज करेगा, वहाँ सामने में आके बैठेगा, उठेगा, लोहा उठा के तोड़ देगा, मोड़ देगा। आज बाद में जब जाएगा हीरो से लड़ने के लिए तो हो सकता है कि हीरो एक थप्पड़ मारे तो जमीन में गड़ जाए। लेकिन ये नीतीश कुमार का फ्लेक्सिंग ही है, नीतीश कुमार की पावर सर्ज है। ये दिखाना है कि देखिए कितनी ताकत लेकर मैं आपके खिलाफ आ रहा हूं और आप समझ जाइए। देखिए नीतीश कुमार के बारे में अच्छी अच्छी बातें बहुत बोल दी हमने। एक डर जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा लगा रहता है कि वो सारी तैयारियों के बाद
भी जिस वक्त बारात निकलने वाली होगी तो हो सकता है कि उनको खोजना मुश्किल हो जाए जी। तो लालू जी समधी बने हुए इसमें, तो हो सकता है कि उनके लिए समस्या खड़ी हो जाए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो कुर्सी है ना नीतीश कुमार की जिस पर बिठाना है उनको, उसमें बैठने वाले के दावेदारों की कमी नहीं है। ये बात सभी विपक्ष के लोग समझ रहे हैं, इसीलिए नीतीश कुमार के इस प्रयास को उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, वरना कोई एक्सेप्ट नहीं करता। सब ने मान लिया कि ठीक है नीतीश को तैयारी करनी थी, जरा नहीं बैठेगा तो हम है ना, वो है ना, वो है ना, ये सोच रहे हैं लोग। और इसीलिए प्रयास बड़ा इनोसेंट और ऑनेस्ट लग रहा है। और इसमें जो विपक्ष के सारे दल वापस आ रहे हैं, और पटना में जो एक हुआ था बड़ा सम्मेलन जिसमें सभी आए थे और नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया था, उससे डीएनए वाले प्रकरण के बाद उससे जोड़कर देखिए इसे, और ये नीतीश कुमार की एक बड़ी राजनीतिक योजना है, जिसके तहत बिहार में अगर ये सारे दल एक साथ एक मंच पर आ जाते हैं तो आप मानिए ना मानिए नीतीश कुमार घोषित हो जाएंगे अघोषित पीएम कैंडिडेट। और सुन लीजिए इसमें सबसे बड़ा फायदा किसका हो जाएगा, जैसे ही ये सारे दल आकर नीतीश कुमार के साथ बैठ जाएंगे, नीतीश पर एक नैतिक दबाव बन जाएगा कि वो तुरंत अपनी कुर्सी तेजस्वी यादव को दे दे, और देश के दौरे पर जिस वक्त ये होगा उसी के 10 दिन 15 दिन के आगे पीछे तेजस्वी की ताजपोशी का रास्ता भी निकल सकता है एकदम आसानी से। तो चलिए आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं, चूंकि कर्नाटक में 13 मई को चुनाव परिणाम आने वाले हैं, और 100 में जो 90% जो चैनलों के सर्वे हैं, जो विश्वसनीय सर्वे बता रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ रही है। हालांकि जिसकी भी सरकार बनेगी उस चुनाव परिणाम पर काफ़ी हद तक निर्भर करेगा, क्योंकि उसके बाद की रणनीतियाँ तय होंगी। और अगर तमाम विपक्षी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनको आमंत्रण दिया गया वो आते हैं, तो नीतीश कुमार अघोषित तौर पर अगर दावेदार ना बने तो यूपी के संयोजक जरूर बन जाएंगे। और जब वो देश के दौरे पे निकलेंगे तो खबर इस बात को लेकर है, कई खबरें चली हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की ताजपोशी जो है वो उनकी की जा सकती है, उनको कमान दी जा सकती है। ऐसे आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहें भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।